ईरान और अफगानिस्तान के बीच पानी का मसला करीबन 150 साल पुराना है और इस डिस्प्यूट की सबसे बड़ी वजह है हेलमंद रिवर। हेलमंद अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। अफगानिस्तान की 40% वाटर सप्लाई हेलमंद रिवर से आती है, जो हिंदुकुश की कोहे बाबा माउंटेन रेंज से शुरू होता है और पूरे अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए फिर ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हमून लेक में जाकर गिरता है। इस सारे एरिया को सिस्तान कहते हैं। पूरे ईरान में इस वक्त पानी की शदीद कमी है। ईरान के मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक 97% कंट्री ड्राउट का शिकार है और ऐसे में 2021 में अफगानिस्तान ने इधर हेलमंद रिवर के ऊपर बिजली पैदा करने के लिए एक डैम बनाया, जिसने इस सारे इशू को मजीद सीरियस बना दिया है। अब यहाँ पर एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या सिर्फ पानी की वजह से इन दो कंट्रीज में कोई वॉर भी हो सकती है? और इसका शॉर्ट आंसर है यस, बिकॉज 1990s में ऐसा ही कुछ होने वाला था जब तालिबान गवर्नमेंट ने कजाकी डैम पर ईरान की वाटर सप्लाई बंद कर दी और इन दोनों कंट्रीज में बहुत जबरदस्त टेंशन शुरू हो गई और ये तनाव इतना बढ़ा कि 1998 में तालिबान ने मज़ार-ए शरीफ में ईरानियन कॉन्सुलेट पर रेड की और इस रेड में 8 ईरानी डिप्लोमेट्स मारे गए, जिसके बाद ईरान अपने 70,000 फौजी इधर अफगान ईरान बॉर्डर पर ले आया और बस वॉर शुरू होने ही वाली थी कि यूनाइटेड नेशंस ने बीच में आकर इस सारे मामले को ठंडा किया। लेकिन बात सिर्फ पानी की भी नहीं है। ईरान और अफगानिस्तान में हजारों साल की हिस्ट्री है और इसको जाने बगैर आप कभी भी ईरान और अफगानिस्तान के रिलेशंस को नहीं समझ सकते। आज से कई 100 साल पहले अफगानिस्तान पर्शियन एम्पायर का ही हिस्सा था, बल्कि आज के अफगानिस्तान के कई एरियाज उस जमाने में पर्शियन एम्पायर के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से समझे जाते थे। इवन मशहूर पर्शियन शायर फिरदौसी ने अपने शाहनामे में अफगानिस्तान को ग्रेटर पर्शिया का हिस्सा दिखाया है। 14th सेंचुरी में सफवी बादशाह शाह इस्माइल अव्वल ने अफगानिस्तान के बहुत से एरियाज को फतह करके पर्शियन एम्पायर में शामिल कर लिया। अब सफवी शिया मुस्लिम्स थे, जबकि अफगानिस्तान के ईस्टर्न एरियाज में सुन्नी मेजॉरिटी रहती थी। सफवी रूलर्स ने इन सुन्नी मुस्लिम्स को शियाइज्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में सफवियों और सुन्नी मुस्लिम्स के बीच झगड़े शुरू हो गए और बात प्रॉपर वॉर्स तक जा पहुंची। इन जंगों के नतीजे में सफवी एम्पायर डिक्लाइन करती गई और फिर फाइनली एक पश्तून ट्राइबल चीफ मीर वैस होतक ने सफवियों को लगातार वॉर्स में शिकस्त दी और सदरन और ईस्टर्न अफगानिस्तान को पर्शियन एम्पायर के कंट्रोल से आजाद करवा लिया। लेकिन इतने 100 साल पर्शियन कंट्रोल में रहने की वजह से अफगानिस्तान में पर्शियन कल्चर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था और इसी का नतीजा है कि आज अफगानिस्तान की 40 to 50% पॉपुलेशन दरी जबान बोलती है। दरी उसी पर्शियन लैंग्वेज का एक वर्जन है जो ईरान में बोली जाती है। इसी तरह अफगानिस्तान में बहुत से लोग ईरानी फेस्टिवल नौरोज भी मनाते हैं। अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान ऑफिशियल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ 1935 में, जब अफगानिस्तान में किंग जाहिर शाह और ईरान में रजा शाह पहलवी की हुकूमत थी। इसके बाद ये रिलेशंस डिफरेंट टाइम्स में उतार चढ़ाव का शिकार रहे। जैसे 1978 में सौर रेवोल्यूशन के बाद ईरान अफगानिस्तान रिलेशंस बहुत टेंस हो गए, जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने उस वक्त के अफगान प्रेसिडेंट मोहम्मद दाऊद खान के खिलाफ एक कू करके उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फिर 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ने के लिए 1 लाख फौजी भेजे, तो ईरान के कई शिया ग्रुप्स उन फौजियों के साथ मिलकर अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ लड़े। इसी तरह बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट्स के ख्याल में तालिबान की गवर्नमेंट उलटने में भी ईरान का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ईरान तालिबान से लड़ने वाले नॉर्दर्न अलायंस ग्रुप को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था और इसकी वजह ये थी कि नॉर्दर्न अलायंस में ज्यादातर हजारा और किजिलबाश थे, जो कि शिया मुस्लिम्स हैं। नो डाउट नॉर्दर्न अलायंस में उज़्बेक और ताजिक भी थे जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, लेकिन तालिबान के खिलाफ इस लड़ाई में वो ईरान के साथ एक पेज पर थे।